हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 90। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 51 को। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। साथ में अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप आसानी से वीडियो को देख सके। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तब आप लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हियर आप सभी के सामने यहाँ पर आपको बताना है, मानव त्वचा में कितनी परतें होती है। तो बताइए कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है कि मानव त्वचा में कितनी परतें पाई जाती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मानव त्वचा की अगर हम बात करें तो इसमें 3 परतें पाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसमें 3 परत पाई जाती है, बाहरी परत, मध्य परत और सबसे भीतरी परत पाई जाती है, यानी कि 3 परत मानव त्वचा में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि 1608 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज किस शहर में पहुंचा था। तो बताइए कि 1608 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज कब आया था। तो ये 1608 में आया था। और ये जो है कब पहुंचा था ये आपको यहाँ पर बताना कि ये कहाँ पहुंचा था, ये आपको यहाँ पर पूछा है कि किस शहर में पहुंचा था। तो ये सबसे पहले की अगर हम बात करें तो ये आपका सूरत में पहुंचा था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी नवीन चेक फॉर्मेट की क्या विशेषता है। तो बताइए कि नवीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी नवीन चेक फॉर्मेट की क्या विशेषताएं हैं, ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि चेक में प्रत्येक पन्ने पर आईएफएससी एवं एमआईसीआर कोड का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी नवीन चेक फॉर्मेट की विशेषता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। वही अगर हम बात करें आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या है, अगर ये आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, एक बार ये पूछा गया था मैट्रिक का जब एग्जाम हुआ था 10th का इस बार, तो इसमें पूछा गया था कि आईएफएससी का जो कोड होता है ये कितने डिजिट का होता है। तो ये 11 डिजिट का होता था, लेकिन ये कोई जो है ये कैसे पूछा कि ये पता नहीं, क्योंकि ये जो है किसी को पता नहीं होता अक्सर इसको, हालांकि किसी को भी पता नहीं रहता है कि ये कितना होता है, क्योंकि इससे किसी को मतलब नहीं रहता है कि ये कितना डिजिट का होता है। वही अगर हम बात करें आईएमसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है 9 डिजिट का, ये होता है 9 डिजिट का। और आईएफएससी कोड जो होता है ये 11 डिजिट का होता है, तो इसको यहाँ पर याद रखना। और आईएफएससी का जो फुल फॉर्म होता है इसकी अगर हम बात करें तो ये इसका होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये अगर आपसे यहाँ पर पूछा तो इसका होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी होता है इसका फुल फॉर्म। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर का रूप है। तो बताइए कि प्रत्यक्ष कर का निम्नलिखित में से कौन सा रूप है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर होता क्या है कि प्रत्यक्ष कर 2 प्रकार का, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है कि वो जो है आपसे डायरेक्ट वसूली किया जाएगा, लेकिन अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि इनडायरेक्ट किया जाएगा। जैसे कि जीएसटी है, तो जीएसटी जो ये प्रत्यक्ष कर है, जीएसटी जो ये क्या है प्रत्यक्ष कर है, ये आपका जो है प्रत्यक्ष कर नहीं, ये अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट डायरेक्ट कर ये नहीं है। तो यही आपको यहाँ पर बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो ये आपका व्यवस्था कर जो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट है। आपको यहाँ पर पूछा जाए प्रत्यक्ष, तो ये अप्रत्यक्ष है। कॉर्पोरेट टैक्स जो ये प्रत्यक्ष, ये डायरेक्ट लिया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। इसके अलावा जो यहाँ पर बिक्री कर और उत्पाद कर, ये सभी क्या होता है कि जीएसटी के थ्रू लिया, जीएसटी क्या इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। जिसमें कि डायरेक्ट लिया जाता है वो आपका हो जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स हो जाए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि भुवनेश्वरपुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो बताइए कि भुवनेश्वरपुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए किस शैली में निर्मित है, तो ये आपका द्रविड़ में निर्मित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि सुल्तान हॉलीवुड मूवी में किस बॉलीवुड अभिनेता ने भूमिका निभाई है। तो बताइए कि सुल्तान हॉलीवुड मूवी में किस बॉलीवुड नेता ने भूमिका निभाई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये सलमान खान ने निभाई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ये सब प्रश्न जो कई बार हो चुका है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे। ए.ओ. हुरुम थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, जो बराबर पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो ये 25 दिसंबर 1885 को हुआ था। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और ए.ओ. हुरुम जो है इसको जो है कांग्रेस जनक, कब कांग्रेस का इसको जनक माना जाता है, किसको, तो ए.ओ. हुरुम को माना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना निम्नलिखित में से किस संस्था की शुरुआत ज्योतिबा फुले ने की थी। तो बताइए कि निम्नलिखित में से किस संस्था की शुरुआत ज्योतिबा फुले ने की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है सत्यशोधन समाज की स्थापना जो किया गया था, ये ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता कि कब किया गया था, तो ये किया गया था 1873 में किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य देश राजा के दरबार में राज्य कवि थे। तो बताइए कि तेनालीराम
लीराम विजयनगर साम्राज्य के देश राज्य के दरबार में राज्य कवि थे, ये आपको बताना है। तो बताइए कि राजा के दरबार में, किस राजा के दरबार में राज्य कवि थे, कौन थे? तो तेलीनीराम और विजयनगर साम्राज्य के। तो जो है देश राजा के राज्य में जो है राज्य कवि थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय जो है राजा के दरबार में राज्य कवि थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना, भारतीय रेलवे ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों की चौड़ाई कितनी होती है? तो बताइए कि इसमें कितनी चौड़ाई होती है भारतीय रेलवे में, ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों की चौड़ाई कितनी होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये होता है 1.676 होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 1.676 मीटर होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 11 नंबर बताना, ब्रिटेन की लग्जरी कार कंपनी जुगाआर जो है लैंड रोवर किसके स्वामित्व में है? तो बताइए कि ब्रिटेन के लग्जरी कार कंपनी जुगाआर जो है लैंड रोवर किसके स्वामित्व में है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका टाटा मोटर्स के स्वामित्व में, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि रियो ओलंपिक 2016 के दौरान सभी के लिए सौभाग्य लाने के मूर्त का नाम क्या था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो रियो ओलंपिक 2016 के दौरान सभी के लिए सौभाग्य लाने वाले मूर्त का नाम क्या था? तो ये था आपका विनीसियस और टॉम था, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा घर गैस नहीं है? तो पौधा घर जो इसमें क्या होता है कि इसमें जो मौसम से कोई मतलब नहीं रहता, इसमें कभी भी आप किसी भी जो है पौधे को उगा सकते हैं पौधा घर में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सभी पर इसी के अंदर क्या होता है कि इसका जब जुताई होता है तो इसी के अंदर हर तरह का व्यवस्था किया जाता है, जो कि आपको देखे होंगे कहीं भी ये बना रहता है, ये कांच का बना हुआ रहता है, रोड के साइड में कहीं भी बना हुआ रहता है, या कहीं भी इसको बनाया जा सकता है। तो वही आपसे पूछा रहे कि पौधा घर जिसमें कि पौधा उगाया जाता है, इसमें आपको बताना कि कौन सा इसमें गैस जो है इसके लिए लाभदायक नहीं है, या इसमें जो है किस प्रकार का गैस नहीं होता है। तो इसमें आपका हीलियम होता है, मीथेन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। क्योंकि पौधा के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो होना आवश्यक है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड नहीं। तो नाइट्रस ऑक्साइड ये लाफिंग गैस है, इसको सूंघने का व्यक्ति खुद ब खुद वहाँ हंसने लगता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है, इसका उसमें कोई भी जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? तो बताइए कि फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो फाउंटेन पेन की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है वाटरमैन था, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। अगर हम बात करें कि फाउंटेन पेन का आविष्कार कब किया गया था, तो इसका आविष्कार की अगर हम बात करें तो 1884 में किया गया था, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा 15 नंबर आप सभी के सामने। यहाँ पर आपको बताना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? तो बताइए कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करें तो ये बेकिंग सोडा होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है। इसके अलावा याद रखना कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका होता है वॉशिंग सोडा। लेकिन हम बात करें कि सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है, तो इसका होता है बेकिंग सोडा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इसका सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 जो होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है। इसके अलावा याद रखना ये पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट, एक होता है सोडियम कार्बोनेट जिसको हम धोवन सोडा के नाम से जानते हैं या वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो उसी में पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसमें जो है जल के कितने परमाणु, एक अणु में जल के कितने परमाणु होते हैं? तो उसमें 10H2 यानी कि Na2CO3 10H2 होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना। तो ये यहाँ पर पूछा जाएगा कि जल के कितने परमाणु इसमें जो है अणु मौजूद होते हैं, तो इसमें 10 परमाणु अणु मौजूद होते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना जो बराबर पूछा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये जो है इसमें नेशनल डिफेंस अकादमी जो ये खड़गवासला में स्थित है, ये आपका सही है। नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है ये नई दिल्ली में स्थित है, ये भी आपका यहाँ पर सही है। और आर्मी कॉलेज जो है ये बहू में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सी भी आपका यहाँ पर सही है। अगर हम बात करें महू में स्थित है तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट जो ये बेंगलुरु में स्थित नहीं है, तो कहाँ पर स्थित है? ये आपका सिकंदराबाद में स्थित है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चूंकि आपसे ऐसा पूछा जा रहा है कि जो कि यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट जो ये बेंगलुरु में नहीं है, हैदराबाद में, इसलिए यहाँ पर आप ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर गलत के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बता प्लासी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, ये आपको यहाँ पर बताओ। तो प्लासी युद्ध की अगर हम बात करें तो ये 1757 में लड़ा गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो बताइए कि सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो सीरिया की राजधानी जो ये आपका दमास्कस में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है सोमदेव वर्णम किस खेल से संबंधित है? तो सोमदेव वर्णम जो ये एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी है, और ये जो किस खेल से संबंधित है ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये टेनिस से हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोमदेव कहाँ के खिलाड़ी है? तो ये आपके भारत के। तो ऑप्शन
बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। तो पता है कि एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताओ। तो इसका होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये कितना राउंड ये प्रश्न जो है चल चुका है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लाइट एमिटिंग डायोड होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में कौन सा सही नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि अत्यंत गरीब वाले घरों में जो है प्रति माह 50 किलोग्राम खाद्यान्न पाने के हकदार होंगे। ये जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में ये सही नहीं है। बाकी ये सभी जो आपको यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन में ये सभी करेक्ट है। ऑप्शन यहाँ बी सही हो जाएगा कि ये सही नहीं। अत्यंत गरीब वाले घरों में प्रति माह 50 किलोग्राम चावल 50 किलोग्राम खाद्यान्न पाने के हकदार होंगे, ये गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आप करेक्ट है। इसके अलावा आप जो वीडियो को रोक करके रीड कर सकते हैं, ये सारे जो है ये सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 22 नंबर में पूछा जा रहा है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भारत में आपको याद रखना है कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये आपके गंगा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि गंगा का जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है, ये गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से इसका उद्गम होता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अगर हम बात करें कि गंगा की लंबाई कितनी है, तो ये 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि बंगाल की जो भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये गंगा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है संसद के अधिवेशन को समाप्त करने से संबंधित राष्ट्रपति का अधिकार क्या कहलाता है। तो बताइए कि संसद के अधिवेशन को समाप्त करने से संबंधित राष्ट्रपति का अधिकार क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो सत्र भंग करने का अधिकार कहलाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार, बताइए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो अनुच्छेद 14 के अनुसार जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को कानून की नज़र में समान होने या कानून द्वारा समान सुरक्षा पाने, यहाँ पर पाने नहीं यहाँ पर पाने है, या पाने के अधिकार की अनदेखी राज्य सरकारों द्वारा नहीं देखी जा सकती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो बताइए कि चित्रकूट जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताने कि लोकसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो बताइए कि लोकसभा के प्रथम सभापति कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और ये जो लोकसभा के सभापति जो है इसके कार्यकाल, लोकसभा के प्रति इसका जो है कार्यकाल ये कितने समय तक रहा था, ये अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो ये 15 मई से लेकर के 15 मई 1952 से लेकर के 27 फरवरी, ठीक है, 27 फरवरी 1956 तक इसका कार्यकाल रहा था। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो ये गणेश वासुदेव मावलंकर थे। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना भारत सरकार एवं एक या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय देने का अधिकार क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। कि जब दो राज्य के बीच अगर विवाद हो जाता है तो उसका जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है, इस निर्णय को हम किस नाम से जानते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसको जो प्रारंभिक अधिकार के नाम से जानते हैं। तो ये क्या कहलाता है, तो ये प्रारंभिक अधिकार कहलाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है। और आपको यहाँ पर याद रखना कि दो स्टेट यानी कि एक राज्य को जो तोड़ने का जो पावर होता है ये संसद के पास होता है। कि एक राज्य को खंडित करके दो राज्य उसको बनाया जा सकता है, या किसी दो राज्य को एक में मिलाया जा सकता है। ये इसका पावर जो है ये संसद के पास होता है। और राज्य के बीच अगर विवाद होता है तो उसको सुलझाने का काम जो करता है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना 28 नंबर में आवर्त सारणी में मूल तत्व किस आधार क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। तो बताइए कि आवर्त सारणी में मूल तत्व किस आधार क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया आवर्त सारणी में, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ी बैंक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है। और भारत की सबसे बड़ी बैंक की अगर बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है। तो बताइए कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और विटामिन डी सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा, तो विटामिन डी जो है सूर्य प्रकाश में नेचुरल मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मछली के यकृत तेल में जो है विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन डी की अगर हम बात करें कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है। तो इतने फैक्ट याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर में बताने कि भारत में व्यापक रूप से काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो बताइए कि भारत में व्यापक रूप से काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना चाहिए। दक्कन के पठार में पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताना किस राज्य ने मलखम जो है राज्य खेल के रूप में घोषित किया है। तो ये किया है महाराष्ट्र के द्वारा। तो सॉरी, ये जो किया है, ये किस राज्य ने मलखम राज्य के लिए राज्य खेल के रूप में जो है घोषित किया है। तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और आपको यहाँ पर याद रखना है मध्य प्रदेश का जब बात है तो यहाँ पर आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में 600 गुफाओं का एक संग्रह है, जो कि भारत में सबसे पुरानी गुफाएं मानी जाती है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा याद रखना कि मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इतने फैक्ट याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना चोरी चोरा कांड कब हुआ था। तो बताइए कि चोरी चोरा कांड जो ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 1922 में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर एक्यूरेट यहाँ पर आपसे पूछा जाता तो ये हुआ था 5 फरवरी। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को जो हुआ था ये चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि थाने में आग लगाकर इसमें जो है 21 पुलिसकर्मियों की इसमें जो है मृत्यु कर दिया गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 को क्या किया कि ये जो चोरी चोरा कांड है इसमें क्या किया कि इसको जो स्थगित कर दिया गया। और चोरी चोरा हत्याकांड जो हुआ था इसको क्या स्थगित कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। और यहाँ पर आपको एक चीज और यहाँ पर याद रखना है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन जो लिया गया था वापस कब लिया गया था। तो 11 फरवरी कब लिया गया था। अभी क्या बताएं कि 11 फरवरी 1922 को ये जब चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था तब महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये लिया गया था। 11 फरवरी 1922 को जो असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो बताइए कोलकाता जो है ये किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये आपको यहाँ पर बताए। तो कोलकाता की अगर बात करें तो ये हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट। दामोदर नदी ये बंगाल का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। और बिहार की शोक की अगर हम बात करें तो ये जो कोसी नदी को जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। कोलकाता जो है ये किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये आपका हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि जोरोस्ट्रियन कहलाते हैं। तो बताइए जोरोस्ट्रियन जो ये क्या कहलाते हैं। तो जोरोस्ट्रियन की अगर हम बात करें तो जोरोस्ट्रियन जो है ये अग्नि पूजा की जाति के लोग को जो जोरोस्ट्रियन कहा जाता है। जोरोस्ट्रियन क्या कहलाता है? अग्नि पूजा की जाति के लोग को जोरोस्ट्रियन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और आपको याद रखना कि श्वेत क्रांति के अंतर्गत जो है इसमें क्या हुआ था कि इसमें दूध के उत्पादन में इसमें बढ़ावा मिला था। और आपको पूछा जाएगा कि दूध के उत्पादन को किस नाम से जानते हैं। तो इसको श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। और इसकी अगर हम बात करें इसका जनक किसे माना जाता है तो ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। ये पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है। तो ये MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर हम बात करें कि पूरे विश्व स्तर पर किसे माना जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ये बिहार पुलिस में पूछा गया था। ये प्रश्न 19 में जब एग्जाम हुआ था 2019 में, तो ये पूछा गया था कि जो है ये जो भारत का जो वहाँ पर सीधा आपसे पूछा गया था कि जो है हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो वहाँ पर ऑप्शन दिया था MS स्वामीनाथन भी दिया था और वहाँ पर दिया था नॉर्मन बोरलॉग भी दिया था। तो उसमें क्या हुआ था कि नॉर्मन बोरलॉग करेक्ट आंसर था। क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट आपसे अगर भारत के बारे में नहीं पूछा जा रहा है कि कहाँ का ये जो हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है ऐसा पूछा जाता तो MS स्वामीनाथन हो जाता है। वहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया था कि जो है हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो वहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग करेक्ट आंसर था। तो यहाँ पर आपको बताना कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जो बढ़ावा मिला था ये गेहूं के क्षेत्र में मिला था। तो इतने फैक्ट याद रखना। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो बताइए कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए किस ग्रह को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है शुक्र को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखना कि भोर का तारा और सांझ का जो तारा कहा जाता है इवनिंग स्टार कहा जाता है, ये शुक्र को कहा जाता है। और शुक्र ही सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। और शुक्र की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा ये जो होता है गर्म ग्रह होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भिलाई इस्पात संयंत्र के किसके सहयोग से स्थापित किया गया है। तो बताइए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भिलाई इस्पात संयंत्र को किसके सहयोग से स्थापित किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए किसके सहयोग से स्थापित किया गया। तो ये जो है रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना कि ये कब स्थापित किया गया। तो 1955 में किया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भिलाई संयंत्र जो ये कब स्थापित किया है 1955 में। किसके सहयोग से। तो ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो सुमेलित की अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेल कोच फैक्ट्री जो है ये कपूरथला में स्थित। ऑप्शन सी
यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा सभी ये जो है ये सभी आपका गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। रेल कोच फैक्ट्री जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये कपूरथला में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताओ, तो बताइए ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट। अब ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को कम, तो ये 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है ये अफ्रीका से भारत लौटे, तो जब भारत ये लौटे तो ये क्या हुए, ये प्रवासी हो गए, तो यहाँ पर इसीलिए जो है यहाँ पर प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इतने प्रश्न आज लेकर के आए थे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया, और तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर जरूर किया करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, जय।